हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमने चैप्टर 10th हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा था, उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी, नॉमेनक्लेचर देखा था। आइए आज हम मेथड्स देखेंगे उसको प्रिपेयर करने के, और साथ ही एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं पूरे चैप्टर का। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमने क्या कहा था, कुछ तो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स होंगे जिनमें कि जैसे कि कोई भी आपके पास एल्काइल ग्रुप है, उसमें क्या किया जाएगा, किसी हेलोजन को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि CH3 आपका एक एल्काइल ग्रुप है, कौन सा है, मिथाइल। ओके, और इसमें क्या किया जाएगा, हेलोजन को ऐड किया जाएगा। जैसे हम Br कह रहे हैं तो क्या बन गया आपका, CH3Br बन गया, जो कि क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन जिसे आप कहेंगे। ये एक क्या है, हेलो एल्केन है या आपका एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास कोई तो एल्केन रहा होगा, यानी मिथाइल का एक कार्बन के साथ कौन सा एल्केन होगा, मीथेन होगा, CH4 होगा। इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे आपके, 4 हाइड्रोजन है मीथेन में। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं कि हम कोई तो एक हाइड्रोजन को हटा देंगे जिससे कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी। तो ये सपोज हम ये वाला हाइड्रोजन हटा देते हैं तो कार्बन पे एक वैलेंसी आ गई, यानी एक बॉन्ड खाली रह जाता है कार्बन का। ठीक है, इस पर आप क्या कर देते हैं, हेलो एटम ऐड कर लेंगे, जो कि हम यहाँ पर ब्रोमीन मान लें। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब हमने यहाँ से हटाया तो ये मीथेन से क्या बन गया था, मिथाइल बन गया था। ठीक है, मीथेन से मिथाइल बन गया था, एंड देन मिथाइल से हमने इसमें जब Br ऐड किया तो ये क्या बन गया, मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। ओके, तो यही हम कर रहे हैं। RH यानी क्या है हमारे पास, मीथेन है, ये एल्केन है एक, यहाँ से एक H हटा देंगे तो हमारा R बन जाता है, जो कि आपका क्या है, एल्काइल है। ठीक है, तो क्या किया, -H किया हमने। अब इस एल्काइल में क्या करेंगे, +X। X किसके लिए आता है आपका, हेलोजन्स के लिए आता है, यानी ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए आता है। तो आपने यहाँ इस एल्काइल पर ये X ऐड कर दिया और ये क्या हो गया आपका RH, यानी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, जिसे आप नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने इसकी देखी थी दो तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम और ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ विच टू विच हेलोजन इज अटैच। यानी हम देखेंगे कि उस कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम हैं, और हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर, हेलोजन एटम की संख्या यानी कितने ब्रोमो हैं, कितने क्लोरो हैं, कितने आयोडो हैं, ठीक है, इनके नंबर के आधार पर आप क्या बताएंगे कि वह कौन से टाइप का हेलो एल्केन होगा। ठीक है, दूसरा हमने बोला कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप देखेंगे। तो पहला आपका है हेलोजन एटम के नंबर्स के आधार पर, जिसे आप कहेंगे पहला मोनो हेलोजन होगा, यानी जब एक हेलोजन एटम किसी कंपाउंड में जुड़ा हुआ है तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहा जाएगा। दूसरा क्या होगा, जब दो हेलोजन एटम वहां पर जुड़े हुए होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, डाई हेलो एल्केन्स कहा जाएगा, और ये दो तरह से होगा, एक विसिनल डाई हेलोजन या विसिनल डाई हैलाइड्स, और दूसरा होता है आपका जेमिनल या जेम डाई हैलाइड। तो विसिनल कब होगा, जब नेबरिंग कार्बन्स पर आपके दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और अगर सेम कार्बन पर आपका हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, ये सेम कार्बन हो गया, इस पर हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तब आप उसको क्या कहेंगे, जेमिनल कहेंगे। विसिनल कब होगा, जब नेबरिंग कार्बन पर होगा। ओके, और जेम कब होगा, जब सेम कार्बन पर होंगे आपके हेलोजन एटम। तीसरा है आपका पॉली हेलोजन। आप क्या कहते हैं कि जब दो से ज्यादा, मोर देन 2 आपके हेलोजन एटम हो जाएंगे, हेलोजन नंबर हो जाएंगे, तो वहां पर आप पॉली का वर्ड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 आपके हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो हमने कहा ये किस तरह का है,
ट्राई हेलो एल्केन्स है। ओके, तो ये किसके बेसिस पे होगी क्लासिफिकेशन आपकी? नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर। दूसरा हम कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर आप बताएंगे कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ रहा है या तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, sp3 के बेस पर हमने कहा कि एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, यानी एलिफैटिक चेन आपकी बनेगी और वहां पर X जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो sp3 का मतलब क्या है कि जो आपका ये कार्बन है अल्फा कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा चारों तरफ से। एलाइलिक हैलाइड कहता है कि अल्फा कार्बन तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन बीटा कार्बन किसी न किसी एक साइड से क्या कर रहा होगा? डबल बॉन्ड बना रहा होगा। या आप कहेंगे कि अल्फा कार्बन sp3 है लेकिन बीटा कार्बन आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? आपकी एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और वहां पर आपके पास एक कार्बन होगा अल्फा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके, ये हमने sp3 के बेसिस पे पढ़े। एल्काइल हैलाइड को अब आगे आप तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स। आप क्या पढ़ते हैं कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में क्या है? आपका जो कार्बन है अल्फा कार्बन है वो किसी एक साइड से किसी कार्बन से जुड़ रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंडरी में आप कहते हैं कि अल्फा कार्बन आपका दो तरफ से, ये R का मतलब क्या है? कार्बन से। ठीक है, ये दो तरह से कार्बन से जुड़ रहा है। ओके, 2 डिग्री का मतलब है दो साइड से ये कार्बन से जुड़ रहा है, और 3 डिग्री का मतलब है अल्फा कार्बन आपका 3 साइड से एल्काइल ग्रुप या कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ओके, एक केस इसमें आता है मिथाइल हैलाइड का, जहां पर आप पढ़ेंगे कि इसमें जो अल्फा कार्बन है वो किसी भी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ रहा है या कार्बन से बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। तीनों साइड आपके हाइड्रोजन आ गए, तो CH3X है ये, तो ये क्या है? CH3 आपका मिथाइल हो गया और X आपका क्या हो गया? हैलाइड। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई sp3 के बेसिस पे, जिसमें हमने पहला पढ़ा एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड को हमने तीन तरह से देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एलाइलिक हैलाइड, जिसे हमने पढ़ा कि एलाइलिक ग्रुप होगा कोई तो, और उसमें X को क्या किया जाएगा? अटैच कराया जाएगा, हेलो को अटैच कराया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये अल्फा कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जो बीटा कार्बन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तीसरा आपका आता है बेंजाइलिक हैलाइड, ये सारे sp3 के हैं, भी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, पार्ट sp3 में सॉरी बेंजाइलिक हैलाइड में हमने क्या कहा? आपकी एरोमेटिक रिंग होगी, बेंजीन रिंग जिसे आप बोल रहे हैं, और इस तरह से क्या पाया जाएगा? हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। ओके, इसके बाद कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मतलब अब जो आपका अल्फा कार्बन है वो कैसा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, यानी वो किसी एक साइड से डबल बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये क्या है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो विनाइलिक हैलाइड इसमें पहला आता है। विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा? एलिफैटिक चेन में जब क्या पाया जाएगा? आपका जो अल्फा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उससे कोई हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा, दैट इज विनाइलिक हैलाइड। एराइल हैलाइड जिसे नाम से ही पता है, यानी एरोमेटिक रिंग है और उसमें डायरेक्ट आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका एराइल हैलाइड हो गया। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी। इसके बाद हमने क्या देखा था? नोमेनक्लेचर देखा था। हमने कहा था कि कॉमन सिस्टम होता है एक तो नोमेनक्लेचर का, और उसके बाद क्या होता है? एक IUPAC सिस्टम होता है। कॉमन सिस्टम के आधार पर आपने बोला था कि एल्काइल हैलाइड करके हम नाम को लिखते हैं, यानी मिथाइल, अगर एल्काइल में मिथाइल है तो उसके बाद हैलाइड सपोज आपका ब्रोमीन है तो मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हेलोजन के नाम को आप प्रोनाउंस करेंगे। ब्रोमाइड, आयोडाइड, आइड के साथ प्रोनाउंस करेंगे, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप को तो आपको पता ही है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, तो ये आपका कॉमन सिस्टम हो गया। IUPAC में आप क्या करते हैं? हेलो एल्केन्स करके नाम को प्रोनाउंस करते हैं, यानी पहले आपका 70 हेलोजन एटम के वो आएंगे, जैसे ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, ठीक है, क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, ये आएंगे। देन आपका एल्केन का नाम आएगा इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
एक्सेट्रा। ठीक है, इसके आपने अलग अलग रूल देखे थे कि सबसे पहले आप वही करते हैं जो आपने पहले IUPAC में पढ़ा है रूल्स, कि लॉन्ग कार्बन की चेन देखेंगे, ब्रांचिंग देखेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, साथ ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स को क्या देंगे आप, प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद क्या किया जाएगा, नेमिंग की जाएगी। ठीक है, डाई हेलोजन कंपाउंड्स की हमने नेमिंग देखी, जहां पर हमने क्या बोला कि अगर जेम डाइहेलाइड है तो उनको एल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स करके प्रोनाउंस करेंगे कॉमन सिस्टम में, और अगर विस डाइहेलाइड्स हैं तो उनको एल्काइलीन करके प्रोनाउंस किया जाएगा। वहीं तीसरी कैटेगरी आएगी पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड, यानी जहां पर मिथाइल ग्रुप 2 से ज्यादा होंगे तो वहां पर आप ट्राइमिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन, पेंटामिथाइलिन करके प्रोनाउंस किया जाएगा या लिखा जाएगा, और उसके बाद डाइहेलाइड्स आएंगे आपके। डाइहेलाइड का मतलब क्या है, डाई यानी दो, क्योंकि डाई हेलोजन कंपाउंड्स है तो दो ही आपके क्या होंगे, हेलोजन्स होंगे। डाइहेलाइड का मतलब डाई ब्रोमाइड हो सकता है, डाई क्लोराइड हो सकता है, डाई आयोडाइड हो सकता है और डाई फ्लोराइड हो सकता है। ओके, नॉमेनक्लेचर देखा था आपने कुछ खत, इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन है तो ये किसका होगा, विस का एग्जाम्पल होगा। वहीं 1,1 डाइब्रोमो इथेन है तो ये आपका इथाइलिडीन का हो जाएगा। ठीक है, यानी जेमिनल का। तो इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाने सिखाए थे। कुछ और एग्जाम्पल्स आपने देखे थे। वहीं आपने नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात की थी, जहां पर हमने कहा था कि अगर हम वर्ग में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है। वहीं बॉन्ड एंथैल्पी क्या करती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पहले में बढ़ता है, फिर थोड़ा कम होता है यहाँ पर, और फिर दोबारा क्या करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और इस सब के हमने रीजंस पढ़े थे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो होपफुली इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया था अच्छे से। अभी भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियां। हेलो एल्केन्स को बनाने की विधि क्या क्या हो सकती है, पहली है आपकी फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से उनको बनाया जाएगा। दूसरा आपका है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से आपको क्या करेंगे, बनाएंगे इसको, हेलो एल्केन्स को। और तीसरा है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, यानी आपके पास ऑलरेडी कोई हेलोजन होगा और उसमें आप क्या करेंगे, दोबारा से एक्सचेंज होगा सिर्फ हेलोजन एटम्स का, और क्या बनाया जाएगा, नया हेलो एल्केन बनाया जाएगा। तो पहला है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से क्या बनाया जाएगा, आपका हेलो एल्केन बनाया जाएगा। और ये 3 तरह से होता है। फर्स्ट है आपका बाय एक्शन ऑफ HX, HX क्या है, आपके हेलोजन एसिड्स होते हैं, इनसे क्या किया जाएगा, हेलो एल्केन बनाया जाएगा। ठीक है, यानी एल्कोहल के साथ आप HX की रिएक्शन कराएंगे और क्या बनेगा, आपका RX बनेगा। ओके, सेकेंड है आपका बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हेलाइड, तो फॉस्फोरस हेलाइड आपके क्या होते हैं, PCl3 PCl5। ठीक है, थर्ड है बाय रिएक्शन ऑफ SOCl3 या थायोनिल क्लोराइड। ओके, देन है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन से आप दो तरह से बनाएंगे। पहला है आपका बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा, और दूसरा एल्केन से क्या बनाया जाएगा, हेलो एल्केन बनाया जाएगा। ये सारी मेथड्स किसके लिए हैं, हेलो एल्केन बनाने के लिए है। फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज थर्ड, तो हेलोजन एक्सचेंज में आप पहला है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, तो ये सारे क्या है, आपके मेथड हैं किसको प्रिपेयर करने के, हेलो एल्केन्स को या एल्किल हैलाइड जिन्हें आप बोल रहे थे उनको बनाने के। ओके, यानी आपका RX को बनाने का। ठीक है, यानी आपका ये प्रोडक्ट आएगा लास्ट में RX। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, पहला मेथड क्या है हमारा, एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करा जाएगा। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम, क्या किया जाएगा, ROH। ROH का मतलब क्या है, आपका कोई तो ये एल्कोहल होगा। ठीक है, R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, और OH जहां पर आता है, OH आपका किसके लिए आता है, एल्कोहल ग्रुप के लिए आता है। ठीक है, ऑल जिसे आप प्रोनाउंस करते हैं।
तो क्या कहा, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम। ठीक है, हेलोजन एटम से क्या किया जाएगा, इसको रिप्लेस कराया जाएगा और क्या फॉर्म कराया जाएगा, RH, यानी यहाँ पर X ऐड हो रहा होगा। टू रिप्लेस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेट हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड आपके क्या होते हैं, HX, यानी जब इनका डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा, H का पॉजिटिव निकलेगा और X का निगेटिव निकलेगा। ठीक है, आर्हेनियस ने जब बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं तो उन्होंने बोला था जो भी डिसोसिएशन पर H+ आयंस देते हैं वो क्या होंगे, आपके एसिड्स होंगे। तो HX जहां पर आपको दिखेगा, X की जगह क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HF हो सकता है और HI हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके हेलोजन एसिड है। तो यानी हेलोजन एसिड के साथ जब रिएक्ट कराया जाएगा किसको, एल्कोहल को, तो क्या मिलेगा, RH मिलेगा, जो कि हमारा क्या है, हेलो एल्कीन है या एल्किल हैलाइड। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, हेलोजन एसिड के अलावा फॉस्फोरस हैलाइड जो आपके हैं, यानी जैसे PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, ठीक है, यानी PX3 और PX5। ओके, फॉस्फोरस के साथ आपके 3 एटम किसके होंगे, हेलोजन के, या 5 एटम आपके हेलोजन के हैं तो वो फॉस्फोरस हैलाइड कहा जाएगा। उसके साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाएगी तब भी हमें क्या मिलेगा, RH यानी हेलो एल्केन मिलेगा। थर्ड आपका क्या है, थायोनिल क्लोराइड है, यानी SOCl के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो तब भी क्या होगा, आपका RH यानी हेलो एल्केन आपको प्राप्त होगा। ओके, तो पहला आपका क्या है, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, और जिसको क्या कहा जाता है, ग्रूव्स प्रोसेस भी कहा जाता है। तो हेलोजन एसिड यहाँ पर लिया गया है HX, जिसे माना है हमने, एक कोई अल्कोहल है उसके साथ क्या लिया है, HX की रिएक्शन कराई है और यहाँ पर क्या हो रहा है, RH आपको मिल रहा है और साथ में H2O बन रहा है। तो क्या हुआ होगा यहाँ पर देखते हैं। हमने क्या कहा कि ROH, ठीक है, ROH आपका क्या है, अल्कोहल है, उसके साथ HX की रिएक्शन कराई, ठीक है, जो कि हेलोजन एसिड है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा होगा, किस किस के बीच, R और OH के बीच। ठीक है, R और OH का मतलब क्या है, R कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो बॉन्ड किसका बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का बन रहा होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, H और X के बीच में भी बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, जब भी पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड फॉर्म होगी और रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा यहाँ पर तो हम क्या मानते हैं, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव आ जाएगा। ओके, यही होता है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर HX, हम कह रहे हैं कि X आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। H पर पॉजिटिव आ जाएगा तभी तो वो एसिड है, हेलोजन एसिड। ठीक है, ये हो गया। अभी रिएक्शन में क्या होता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा, यानी ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, OH और H+ जुड़ के क्या बना लेंगे, H2O, यानी वाटर बन जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ निगेटिव में X है, यहाँ पॉजिटिव में R है, तो R और X आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, हेलो एल्केन बना लेंगे। ओके, तो यही क्या है आपकी हेलोजन एसिड से हेलो एल्केन बनाने की प्रोसेस है या मेथड है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, ग्रूव्स प्रोसेस कह रहे हैं। ओके, फिर रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स विद HX आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इज टू हेल्प इन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ओके, तो क्या कह रहे हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री जो अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल्स आपने पढ़े थे। 1 डिग्री कब था, जब आपका अल्फा कार्बन के साथ एक ही कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे हम आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में CH3 CH2OH। ओके, ये हो जाएगा अल्कोहल में। तो 1 डिग्री अल्कोहल ये हो गया। इसमें क्या किया जाएगा, जब HX की रिएक्शन कराई जाएगी, ठीक है, तो HX की रिएक्शन यहाँ पर कराई जाएगी,
कोई भी हेलोजन एसिड हो सकता है। इसकी रिएक्शन कराने में आपको किसी तो कैटलिस्ट की जरूरत होती है और वो क्या होता है, जिंक क्लोराइड होता है। ठीक है, जिंक क्लोराइड का काम है पोलराइजेशन को बढ़ाना, और पोलराइजेशन को बढ़ाने के बाद, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हम क्या कह रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अगर इसका डिसोसिएशन होगा विदाउट ZnCl2 की बात कर रहे हैं, अगर इसका डिसोसिएशन होता है तो क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और हम क्या देखते हैं कि जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होते हैं वो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, या आप अनस्टेबल उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी इंटरमीडिएट जो आपका बनेगा वो क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। लेकिन हमें तो प्रोडक्ट क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए ना, तो कार्बोकेटायन आपका कैसा होना चाहिए, स्टेबल होगा, या हम कहेंगे जो इंटरमीडिएट होगा वो थोड़ा स्टेबल होगा, तभी तो आगे की रिएक्शन पूरी होगी। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है, जो कि क्या है, कम स्टेबल है। इसीलिए क्या किया जाता है, ZnCl2 को यहाँ पर ऐड किया जाता है और रिएक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, यही किसके साथ होगा, 2 डिग्री अल्कोहल्स के साथ होगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल में आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेंगे, जो कि कंपैरिजन में क्या होते हैं, ये भी लेस स्टेबल होते हैं या कम स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर भी किसको ऐड कराया जाता है, ZnCl2 को ऐड कराया जाता है। जबकि क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल्स जो आपके होते हैं, द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय शेकिंग देम विद द कॉन्सेंट्रेट HCl एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, HCl का मतलब क्या है, जिसे हम यहाँ पर HX लिख रहे हैं या हेलोजन एसिड लिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी 3 डिग्री अल्कोहल्स में आपको ZnCl2 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ शेक करने पर ही, ठीक है, वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे, और 3 डिग्री कार्बोकेटायंस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो स्टेबल होंगे तो वो जल्दी से क्या बना लेंगे, अपना RH या हेलो एल्केन्स फॉर्म कर लेंगे। तो वो सिर्फ शेक करने से ही रूम टेम्परेचर पे हेलोजन एसिड की मदद से क्या बना लेते हैं, आपका हेलो एल्केन्स बना लेते हैं। नेक्स्ट, कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr दैट इज 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, HBr का यूज करके क्या बनाया जा रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। तो इनसे कितनी चीजें हमें समझ में आई कि अल्कोहल के साथ अगर आप किसी हेलोजन एसिड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, एक तो एल्किल हैलाइड बनेगा, RH हेलो एल्केन बनेगा, और दूसरा साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं तो वो क्या होते हैं, आपके डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते हेलोजन एसिड के साथ, लेकिन उनके साथ क्या डाला जाता है, फिर एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में उनकी रिएक्शन कराई जाएगी, और तब वो रिएक्शन आगे बढ़ती है, और तब आपका क्या बनता है, हेलो एल्केन्स बनता है। वहीं जब हम 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं तो उनको सिर्फ शेक करने पर ही, विदाउट एडिंग ZnCl2, बिना जिंक क्लोराइड को ऐड किए हुए भी हम 3 डिग्री अल्कोहल से हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं रूम टेम्परेचर पर ही। ओके, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके मेथड। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देन एल्काइल ब्रोमाइड्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 and NaBr ऑन एल्कोहल्स। ठीक है, एक आपने पहले देखी कि HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, आपको पता ही है, क्योंकि Br है वहां पर, तो वो Br किसके साथ जुड़ जाएगा, एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, और आपका एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या करें, एल्कोहल के साथ आपकी NaBr सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराया जाएगा। और क्या होगा, यहाँ का Br ये R के साथ जुड़ करके RBr बना देगा। ठीक है, Na का पॉजिटिव यहाँ HSO4 नेगेटिव निकलेगा, उसके साथ रिएक्ट करके NHSO4 बना देगा, प्लस आपका क्या निकल जाएगा, H2O। ओके, गुड yields of Ri may be obtained by heating of alcohols with NaI और Ki in 95% phosphoric acid। ठीक है, तो अगर आपको आयोडाइड के सॉल्यूशंस बनाने हैं या एल्काइल आयोडाइड बनाने हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है,
तो इसे भी नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। तो जो हमने पढ़ा था 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, वहां पढ़ा था। दूसरा हमने कहाँ पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ पढ़ी थी हमने CX बॉन्ड पे, ठीक है। तो हमने क्या माना था, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, HBr की उससे कम होती है, HCl की उससे कम होती है और HF की सबसे कम होती है, ठीक है। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के कोई चीज दूर होगी, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जितना ज्यादा कोई चीज न्यूक्लियस से दूर होगी उसको उतना ज्यादा इजी होता है रिमूव करना या वहां से हटाना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो जितनी आउटर किस में होगा, ऑर्बिट में होगा, ठीक है। जैसे इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से इतना दूर है, और दूसरा हम कह रहे हैं कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इस ऑर्बिट में। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। यानी इस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा इजी है। तो रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी है बॉन्ड को तोड़ करके नया बॉन्ड बनाना, ओके। जब आप पुराना बॉन्ड तोड़ेंगे तभी क्या करेंगे, नया बॉन्ड फॉर्म होगा। जब आपने ROH में ये R और O के बीच का बॉन्ड तोड़ा तभी तो R और X का बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसको तोड़ने में जितनी कम एनर्जी लगेगी, ठीक है, जितनी कम एनर्जी लगेगी वो उतना अच्छा ही क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो HI का जो बॉन्ड है, ठीक है, उसको तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि HI जो आयोडाइड के साथ आपके बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस से दूर होगा और इजी होगा बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। इसीलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी है कि HI जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और उसको डिसोसिएशन के लिए कम एनर्जी चाहिए। HBr HI के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, HCl HBr और HI के कंपैरिजन में कम होता है, और HF सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, या वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है और इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम या इन सब में सबसे कम होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमने क्या कहा, जो हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी में ZnCl2 की आवश्यकता हो रही थी, ठीक है, रिएक्शन करवाने में, लेकिन टर्शियरी बिना ZnCl2 के भी रिएक्ट कर रहा था। तो ये किस वजह से हो रहा था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम क्या पढ़ रहे थे कि ये HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे शेक करने पर ही क्या बना रहा था, हेलो एल्केन्स बना रहा था, जबकि प्राइमरी को थोड़ा हीट करना पड़ता है और जो आपका सेकेंडरी है उसको 15 to 20 मिनट्स रखना पड़ता है, और आपका टर्शियरी क्या करता है, इंस्टेंट रिएक्शन देता है, ओके। तो होपफुली आपको इतनी जो रिएक्शन है वो समझ में आ गई होंगी, ओके। इसके बाद आपका बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक हैलाइड और प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, ओके। इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे कि हेलो एल्केन्स को कैसे बनाया जाता है, जहां पर हमने अल्कोहल से उसकी क्या देखी, फॉर्मेशन देखी, या उसको प्रोडक्शन जो है वो अल्कोहल की हेल्प से कराया जा रहा था, जहां पर हमने हेलोजन एसिड्स का यूज किया। साथ ही हमने क्या देखी रिएक्टिविटी देखी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और सेकेंडरी टर्शियरी से थोड़ा कम रिएक्टिव होता है और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ेंगे और अगर आपके कोई डाउट और क्वेश्चन है तो उनको भी क्लियर करेंगे, ओके। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।